morning, everyone. I am Anushka Sharma, guest lecturer at Government UIT PQ Autonomous College, Guru. I'm going to discuss the topic TCA cycle today, which is the under the syllabus of the second semester, paper third, microwave physiology. Before starting the topic, I like to discuss pyruvate oxidation before, because in the last video we have discussed glycolysis. After glycolysis, we obtain two molecule of pyruvate, which is going to enter in TCA cycle, but pyruvate itself does not enter into TCA cycle because TCA cycle takes place in the mitochondrial matrix, and pyruvate cannot cross the inner membrane of mitochondria in eukaryotes. So, for passing down the pyruvate carbon to TCA cycle, it converted into acetyl coenzyme A. So pyruvate oxidation is the procedure by which pyruvate is converted by the oxidation into acetyl coenzyme A, and this acetyl coenzyme A then transferred to mitochondrial matrix, and in mitochondrial matrix all the TCA cycle enzymes are present which converted it into carbon dioxide and oxaloacetate. So in pyruvate oxidation हो क्या रहा है कि जो पायरेट है वो एक स्टेप के थ्रू, जिसमें हम एंजाइम कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं पायरेट डिहाइड्रोजनेज, कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्योंकि यहाँ डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज हो रहा है तो ये प्रिडिक्ट करना बहुत इजी है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगी। इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से एक NADH मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि हम अभी सिर्फ एक पायरेट की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा देखिए तो हमने दो पायरेट मॉलिक्यूल बनाया है, तो यहाँ पे हमको दो NADH के मॉलिक्यूल मिलेंगे। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो रहा है, मीन्स जो 6 कार्बन का ग्लूकोज था उससे उसको हमने ब्रेक डाउन करके 3-3 कार्बन के दो पायरेट मॉलिक्यूल बनाए। अभी भी 6 कार्बन हमारे पास प्रेजेंट है। उस 6 कार्बन में से 2 कार्बन पायरेट ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में ही एज अ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाते हैं, और अब हमारे पास बचता है सिर्फ 4 कार्बन जो कि हमको ऑक्सीडाइज करना है। तो इन द लास्ट ऑफ दिस pyruvate oxidation स्टेप हमको 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलते हैं, साथ में 2 NADH के मॉलिक्यूल मिलते हैं। ये जो प्रोसीजर है वो प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में ही होता है। यूकैरियोट्स में जो है वो आपका क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन में होगा। तो ये मैंने पहले ही बता दिया है कि जो पर्टिकुलर रिएक्शन है वो पायरेट डिहाइड्रोजनेज के थ्रू होता है। ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 60 सब यूनिट्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। अगर हम सिंपल वर्ड्स में समराइज करना चाहें पायरेट ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को, हम 3 स्टेप में समराइज कर सकते हैं। हमने पायरेट ऑक्सीडेशन से क्या किया, 2 मॉलिक्यूल पायरेट को 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट किया, 2 कार्बन को रिलीज कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में जो कि ओरिजिनली का ग्लूकोज से आ रहे थे, साथ ही 2 एनर्जी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया NADH के फॉर्म में। तो ये छोटा सा इंटरलिंक रिएक्शन है जो कि ग्लाइकोलिसिस और TCA साइकिल को लिंक करता है। अब जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ TCA हमने बनाया वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए जो हमने बनाया वो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में एंटर करता है, जो कि यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है और प्रोकैरियोट्स में आपके साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो TCA साइकिल को TCA साइकिल क्यों कहा जाता है? जब आप रिएक्शन देखेंगे, और शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो TCA साइकिल है उसका फर्स्ट स्टेप है एसिटाइल कोएंजाइम ए का कंडेंसेशन होना ऑक्सीडाइजेटेट के साथ, और ऑक्सीडाइजेटेट जो है वो उसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो उसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इस पर्टिकुलर साइकिल को हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं। इसके अलावा बाय द कंडेंसेशन प्रोसीजर ऑफ ऑक्सीलोएसिटेट एंड एसिटाइल कोएंजाइम में पहला इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट बनता है जो कि होता है सिट्रिक एसिड, इसलिए इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। दिस साइकिल वाज फर्स्ट एलुसिडेटेड बाय द साइंटिस्ट सर हैंस एडोल्फ क्रेब्स, और इनके नाम पे TCA साइकिल को क्रेब्स साइकिल भी कहा जाता है। He shared the Nobel Prize for Physiology and Medicine in 1953 and Fritz Albert Lippmann, the father of ATP cycle. So the process of
oxidize glucose derivative, fatty acid and amino acid to carbon dioxide through a series of enzyme controlled steps. The purpose of Krebs cycle is to collect high energy electrons from this fuel by oxidizing them, which are transported by the activated carriers NADH and FADH to the electron transport chain. The Krebs cycle is also the source for the precursor of many other molecules and is therefore an anabolic pathway, means it is both anabolic and catabolic. तो मेन पर्पस क्या है हमारा टीसीए साइकिल? मेन पर्पस है कि हम ग्लूकोज के सारे डेरिवेटिव्स को और फैटी एसिड के सारे डेरिवेटिव्स को कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में क्या कर दें, ऑक्सीडाइज कर दें विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. और इस ऑक्सीडाइजेशन के प्रोसेस में जितने भी इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, उन सबको NADH और FADH2 कैरियर्स के पास पहुंचाया जा सके, ताकि ये NADH2 और FADH2 कैरियर जो है वो ATP साइकिल में जाए और वहां से हम एनर्जी करेंसी का फॉर्मेशन कर सकें, मतलब ATP का फॉर्मेशन कर सकें. तो ये हमारा मेन एम है. पर इसके साथ ही साथ हमको कुछ बेनिफिट और भी मिलते हैं टीसीए साइकिल से. वो क्या है कि जो टीसीए साइकिल के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं वो एज अ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल भी काम करते हैं. इसके लिए एमिनो एसिड्स के लिए. इसलिए हम टीसीए साइकिल को एम्फीबॉलिक पाथवे बोल रहे हैं. एम्फीबॉलिक पाथवे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ एनाबोलिक और कैटाबोलिक दोनों पाथवे हो रहा है. कैटाबोलिज्म किसका हो रहा है? ग्लूकोज का, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है. एनाबोलिज्म किसका हो रहा है? अमीनो एसिड. उनका हम फॉर्मेशन कर सकते हैं अल्फा कीटोग्लूटारेट से, ऑक्सीडाइसिटेट से. तो इसलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं? एम्फीबॉलिक पाथवे को. जो नेट रिएक्शन है टीसीए साइकिल का, उसमें हम एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल यूज करते हैं. दो अगर आप एसिटाइल कोएंजाइम ए रिएक्शन लिख रहे हैं तो आप 6 NAD का यूज करेंगे, 2 FAD का यूज करेंगे, एक ADP, यहाँ पे आप एक GDP लिख सकते हैं, और एक फॉस्फेट ग्रुप का यूज कर रहे हैं. के बिहाफ में आपको आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टीसीए साइकिल 4 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम ए, 6 मॉलिक्यूल ऑफ NADH, 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH प्लस, और दो ATP के मॉलिक्यूल या GTP के मॉलिक्यूल. इन सबको मैं 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरेट हमने बनाया है. तो टीसीए साइकिल जो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए 2 बार चलेगा. मतलब 6 कार्बन के ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए हमको टीसीए 2 बार चलानी पड़ेगी. So this is the overview of Krebs cycle. Here you can see the 3 carbon coming from the pyruvate, in which 1 carbon is released in the form of carbon dioxide during the pyruvate oxidation step. After that, the 2 carbon enter into TCA cycle, which is released as carbon dioxide during the Krebs cycle. So this is the overview. Now let's discuss the stepwise reaction of TCA cycle. TCA cycle is completed into 8 steps. So let's see the first step. What is the first step? First step is the formation of citrate. I have discussed this step in the first slide also. In the first step क्या हो रहा है? कंडेंसेशन हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए का ऑक्सीडो एसिटेट के साथ, और फॉर्मेशन हो रहा है सिट्रेट का. कौन सा एंजाइम यहाँ यूज हो रहा है? सिट्रेट सिंथेस. Once oxaloacetate is joined with the acetyl coenzyme A, a water molecule attacks the acetyl, leading to the release of coenzyme A from the complex. यहाँ पे वो ये रहा है कि oxaloacetate जो है उसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए का एडिशन हो रहा है, साथ में जो वाटर मॉलिक्यूल है के कारण एसिटाइल कोएंजाइम ए का कोएंजाइम ए वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन होता है और कोएंजाइम ए वहां से रिमूव हो जाता है, और एसिटाइल कोएंजाइम के जो 2 कार्बन थे वो जाके ऑक्सीडाइसिटेट के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं. इसलिए ये 4 कार्बन का ऑक्सीडाइसिटेट और 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम ए 6 कार्बन वाली सिट्रेट का फॉर्मेशन करते हैं. तो ये टोटल रिएक्शन है. नेक्स्ट स्टेप जो सिट्रेट था वो अपने आइसोमर फॉर्म आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है in the presence of enzyme actinidase. तो ये आइसोमराइजेशन प्रोसीजर है जिसमें हम वाटर मॉलिक्यूल का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं. वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? सिर्फ H और OH का पोजीशन चेंज कर रहा है, जिसके कारण से सिट्रेट का एक आइसोमर फॉर्म प्रोड्यूस हो जा रहा है, जिसको हम लोग आइसोसिट्रेट बोल रहे हैं. एंजाइम कौन सा यूज कर रहे हैं? एकोनिटेज.
इन द थर्ड स्टेप जो आइसोसिट्रेट हमने बनाया था उसका ऑक्सीडाइजेशन कर रहे हैं, और ऑक्सीडाइजेशन किस एंजाइम की हेल्प से कर रहे हैं, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। इसका फॉर्मेशन होता है ऑक्सीडाइजेशन के बाद अल्फा कीटोग्लूट्रेट। क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, यहाँ पे प्रोटॉन जो है आइसोसिट्रेट से Na+ को ट्रांसफर होता है और NADH मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे एक एनर्जी मॉलिक्यूल का जनरेशन हुआ, वो है NADH। साथ ही साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल भी यहाँ से रिमूव हो रहा है, मीन जो एंट्री हुई थी पाइवरेट से 2 कार्बन की टीसीए साइकिल में से, उसमें से एक कार्बन जो है यहाँ इस स्टेप में, थर्ड स्टेप में एज अ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। तो इस स्टेप का मेन इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक और कार्बन जो है वो रिलीज हुआ और एक NADH मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है। इन द फोर्थ स्टेप, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लिसरेट टू सक्सिनल कोएंजाइम A। इस स्टेप में भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेप है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा कीटोग्लिसरेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि यहाँ पे सबस्ट्रेट चेंज हो चुका है। साथ ही साथ इस स्टेप में भी आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है और एक NADH मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे एक और एनर्जी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, और जो लास्ट कार्बन बचा था ग्लूकोज का, वो भी इस स्टेप में एज अ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया। साथ ही साथ अल्फा कीटोग्लूट्रेट को चार्ज किया गया है एसिटाइल कोएंजाइम ए के एडिशन से। तो अल्फा कीटोग्लूट्रेट से सक्सिनल कोएंजाइम ए कैसे बना, एक कार्बन रिमूव हो गया, साथ में कोएंजाइम ए का एडिशन हो गया, तो ये बन गया सक्सिनल कोएंजाइम ए। इन द फिफ्थ स्टेप, सक्सिनल कोएंजाइम ए को सक्सिनेट में कन्वर्ट किया जाता है। कौन से एंजाइम की हेल्प से, सक्सिनल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। तो सिंथेटेज एंजाइम क्या कर रहा है, वहां से बॉन्ड का ब्रेकेज कर रहा है। बॉन्ड ब्रेक करने से हो क्या रहा है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको GDP को दिया जा रहा है, जो कि GPP का फॉर्मेशन कर रहा है, और सक्सिनल कोएंजाइम ए वहां से रिमूव हो जा रहा है। मतलब इस बॉन्ड का क्या किया गया है, ब्रेक डाउन किया गया है, और बॉन्ड ब्रेकेज से जो एनर्जी रिलीज हुई उससे एक एनर्जी मॉलिक्यूल बनाया गया GTP। रिएक्शन में उसी को ATP लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ATP भी हो सकता है, मतलब ADP से ATP भी बन सकता है, GTP से GTP भी बन सकता है। डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेयर में कौन सा एनर्जी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, GTP या ADP। तो यहाँ पे एक एनर्जी मॉलिक्यूल बना, साथ में कोएंजाइम ए रिलीज हो गया, तो सक्सिनल कोएंजाइम ए सक्सिनेट में कन्वर्ट हो गया। इन द सिक्स्थ स्टेप, ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमेरेट। सक्सिनेट को फ्यूमेरेट की फॉर्म में ऑक्सीडाइज किया जा रहा है। यहाँ पे फिर से डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। पर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, जो कि सक्सिनेट से इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है, वो है FAD। तो जो एनर्जी मॉलिक्यूल बन रहा है वो क्या है, FADH2। तो एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद FADH2 बना, और इस प्रोटॉन को डोनेट करने के बाद सक्सिनेट जो है वो फ्यूमेरेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। सेवेंथ स्टेप, फ्यूमेरेट का हाइड्रेशन किया जा रहा है, जिससे कि मैलेट का फॉर्मेशन हो रहा है। हाइड्रेशन जो है वाटर की हेल्प से होगा। तो यहाँ पे वाटर जो है वो क्या कर रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है विद फ्यूमेरेट। तो आप देख रहे हैं कि वाटर का एक H मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे जाके बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, और OH मॉलिक्यूल यहाँ पे, जिससे कि फ्यूमेरेट जो है वो मैलेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कौन सा एंजाइम यहाँ पे यूज हो रहा है, फ्यूमरेज। इसको फ्यूमरेट डिहाइड्रोटेज भी सॉरी फ्यूमरेज हाइड्रोटेज भी बोल रहे हैं, क्योंकि आपने बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए किसका हेल्प लिया है, वाटर मॉलिक्यूल का हेल्प लिया है, वाटर के ब्रेकेज का हेल्प लिया है, जिसके हम लोग फ्यूमरेट हाइड्रोटेज बोल रहे हैं। इन द लास्ट स्टेप, अब इस मैलेट को ऑक्सीलोएसीटेट में कन्वर्ट किया जाएगा, ताकि जो साइकिल है टीसीए साइकिल का, वो हम क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। तो मैलेट इज ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस द ऑक्सीलोएसीटेट, द स्टार्टिंग कंपाउंड ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल बाय मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, एक प्रोटॉन का ट्रांसफर Na+ में हो रहा है, जिससे NADH का फॉर्मेशन होता है, और मैलेट जो है वो ऑक्सीलोएसीटेट में कन्वर्ट। तो एक और एनर्जी मॉलिक्यूल बना NADH। अब ये ऑक्सीलोएसीटेट जो है वो फिर से एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ रिएक्शन करेगा और सिट्रिक एसिड साइकिल बनाएगा, फिर से तीसरी की साइकिल जो है वो चलने लगी। So in last what we are going to do, we are taking a calculation कि हमने कितने ATP का जनरेशन किया by the TCA cycle।
अगर हम एक ही पाइवरेट की बात कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल पाइवरेट की बात कर रहे हैं, तो हम क्या एक मॉलिक्यूल पाइवरेट को अगर एंटर कराते हैं टीसीए साइकिल में, तो हमको 3 मॉलिक्यूल ऑफ NADH, 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP मिलता है, या GTP भी आप लिख सकते हैं। और क्योंकि 3 मॉलिक्यूल ऑफ NADH जो है वो हम ये मानते हैं कि एक NADH से 3 ATP का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम 3 इंटू 3 करेंगे तो हमको 9 ATP का फॉर्मेशन हुआ। एक FAD जो है वो 2 ATP के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पे 2 ATP लिखा हुआ है और यहाँ पे 1। तो इन टोटल हमको 12 ATP का फॉर्मेशन हुआ बाय दी 1 पाइवरेट मॉलिक्यूल। और हमको ये पता है कि ग्लाइकोलिसिस से हमने 2 पाइवरेट के मॉलिक्यूल बनाए। तो अब 2 अगर एंटर होंगे तो इंटू 2 कर दो, 2 यहाँ पे 12 को, तो कितने हो जाएंगे, 12 इंटू 2 24। तो हमको 24 ATP मिलते हैं किससे, TCA साइकिल से। और अगर इसमें हम ग्लाइकोलिसिस के भी 8 ATP ऐड कर दें तो हमको ये पता चल जाएगा कि पूरे रेस्पिरेशन प्रोसेस में और ग्लूकोज के पूरे ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हमको टोटल कितने ATP मिले, 24 प्लस 8 इज इक्वल टू 30 ATP। ठीक है, सॉरी 32 ATP। तो ये 32 ATP का जनरेशन होता है एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के को पूरा ऑक्सीडेशन करने में। तो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ Krebs cycle? First, intermediate compound formed during the Krebs cycle are used for the synthesis of biomolecule like amino acid, nucleotide, chlorophyll, cytochrome, and fat. Intermediate like succinyl coenzyme A take part in formation of chlorophyll. Amino acid are formed from the alpha ketoglutarate, pyric acid, and oxaloacetic acid. Krebs cycle release plenty of energy required for various metabolic activity of cell. By this cycle, carbon skeleton are got which are used in process of growth and for the maintaining the cycle. Sorry, maintaining the cell. तो क्या क्या सिग्निफिकेंस है, पहला सिग्निफिकेंस कि जो भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है Krebs साइकिल के लिए, उसका यूज सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल में होता है, जो कि मैंने पहले भी बताया, इसलिए इसको हम एम्फीबोलिक पाथवे बोल रहे हैं। कौन कौन से बायोमोलिक्यूल, एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, क्लोरोफिल, ये सारे बायोमोलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ Krebs साइकिल। इसके अलावा जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है सक्सिनल कोएंजाइम ए, क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में टेक पार्ट कर रहा है। अल्फा कीटोग्लूटारेट, पायरिक एसिड और ऑक्सीडाइज्ड अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत सारी एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि सेल के डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड है। ये एक हाईली एनर्जी जनरेशन मेटाबॉलिक पाथवे है। इसके साथ साथ जो ये कार्बन स्केलेटन है ग्लूकोज का, वो किस तरह से ग्रोथ और मेंटेनेंस में यूज हो रहा है सेल की, ये भी आप टीसीए साइकिल से समझ सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कार्बन का एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है विद दिस साइकिल इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। इन लास्ट इन समरी हम ये देखेंगे कि किस तरह से टीसीए साइकिल का रेगुलेशन किया जाता है। तो टीसीए साइकिल का रेगुलेशन जो है वो 3 स्टेप के थ्रू होता है। पहले तो सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी, सबस्ट्रेट कितना अवेलेबल है, मतलब पाइवरेट कितने अमाउंट में वहाँ अवेलेबल है। दूसरा, इनहिबिशन ऑफ एक्यूमुलेटिंग प्रोडक्ट, मतलब कि जो प्रोडक्ट है वो कितने अमाउंट में एक्यूमुलेट हो गया है, वो भी उसका फीडबैक इनहिबिशन कर सकता है। साथ ही एलोस्टेरिक फीडबैक इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम दैट कैटलाइज अर्ली स्टेप ऑफ द रिएक्शन। तो जो टीसीए साइकिल का रेगुलेशन है, आप ग्लाइकोलिसिस के रेगुलेशन से थोड़ा इंटरलिंक कर सकते हैं। एनर्जी अगर रिच कंडीशन है, मतलब सेल में एनर्जी ज्यादा है, तो टीसीए साइकिल चलाने की जरूरत नहीं। मीन अगर आपके सेल में एटीपी ज्यादा है तो वो टीसीए साइकिल को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। देखो यहाँ क्रॉस लगा है। पर अगर एएमपी ज्यादा है, मतलब एनर्जी डिफिशिएंट कंडीशन है, तो वो एक्टिवेट कर रहा है। अगर एसिटाइल कोएंजाइम ए बहुत ज्यादा अमाउंट में है, मतलब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में है, तो भी टीसीए साइकिल चलाने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा अमाउंट में सबस्ट्रेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए भी ये पर्टिकुलर स्टेप को इनहिबिट करेगा। फिर फैटी एसिड्स, क्योंकि उनका सिंथेसिस भी Krebs साइकिल से हो रहा है, तो वो भी इनहिबिट कर सकता है। NADH, वो भी अगर एक्यूमुलेट हो रहा है तो वो इनहिबिट कर सकता है। मीन ऐसे सारे बाई प्रोडक्ट जो कि टीसीए साइकिल से बन रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो वो फीडबैक इनहिबिशन करते हैं, मतलब जाके उस एंजाइम को इनहिबिट करने लगते हैं जो कि टीसीए साइकिल चला रहा है।
तो आप ज्यादातर एसिटाइल कोएंजाइम ए, FADH2, फैटी एसिड, सक्सेनिल कोएंजाइम ए, ATP, सक्सेनिल कोएंजाइम ए, NADH, ये सारे प्रोडक्ट हैं पीसीए साइकिल के जो कि फीडबैक इनिबिशन कर रहे हैं। जो एक्टिवेशन कर रहे हैं वो क्या है, सबस्ट्रेट्स है मोस्टली, जैसे AMP, कोएंजाइम ए, NAD+, ADP, कैल्शियम आयन, ADP, ये सारे क्या करते हैं, उसका एक्टिवेशन करते हैं। तो ये हो गया रेगुलेशन। रेगुलेशन ज्यादा कुछ नहीं समझना है, अगर आपने रेगुलेशन समझ लिया है ग्लाइकोलिसिस का, तो आपको टीसीए का रेगुलेशन भी इजीली समझ में आ जाएगा। बस आपको मॉलिक्यूल्स याद रखना है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल जो है वो एक्टिवेशन कर रहे हैं और कौन कौन से इनिबिशन कर रहे हैं। तो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड माय प्रेजेंटेशन। अगर आपको कोई डाउट है टॉपिक से तो प्लीज मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।